सभी दोस्तों को नमस्कार। इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। इस सीखने सिखाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इन दिस मीटिंग टू टीच। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट टेंसेस like present tense and past tense. Today we are going to discuss about future tense. By the name of future tense, it does not exist in grammar, but देखा जाए तो फ्यूचर टेंस जो होता है वो ग्रामर में इसको नहीं माना जाता। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है। क्लियर? तो आज उसी को हम क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है ग्रामर में। क्लियर? तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था बेसिकली वो चल रहा था किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में चल रहा था। क्लियर? तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में। आज हमारा डिस्कशन जो होगा तो फ्यूचर टेंस के बारे में होगा। तो फिर से इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। क्लियर? तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है, जैसे हम इंडियन पढ़ते हैं कि फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि जो टाइम न ऐसा एक्शन जो ना तो अभी स्टार्ट हुआ है। क्लियर? जो टाइम अभी आने वाला है, जो टाइम अभी आने वाला है उसको जो बताता है उसे क्या बोला जाता है? फ्यूचर टेंस बोला जाता है। तो फ्यूचर टेंस के भी वही सब टाइप होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के सब टाइप होते हैं, पास्ट टेंस के सब टाइप होते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 सब टाइप होते हैं। एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, एक होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखा जाए तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये नहीं बताया था कि ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है पहचान जो होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं। क्लियर? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। और क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या जुड़ जाता है? टाइम जुड़ जाता है। ये प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थी। क्लियर? अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है वो तो या है, ई है, या ई ए होती है। क्लियर? या तो फिर बोल सकते हैं था, थे, थी होती है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और पास्ट परफेक्ट की होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो होती है वो होता है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम जुड़ जाता है। इसी तरह हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है वो होती है गा, गे, गी। देखो पहले पिछली क्लास में हमने बताया था कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है, तो आज उसी को क्लैरिफाई करेंगे फ्यूचर नाम का टेंस क्यों नहीं होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है वो होती है गा, गे, गी। जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा और भी सोर्सेस होते हैं जैसे बुक्स वगैरह, उसमें बताया जाता है कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो क्या होती है? विल और शैल होती है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आई शैल कम ये भी लिखा रहता है, कभी कभी ये भी लिखा रहता है आई विल कम। क्लियर? तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, माइनस से डिफरेंस होगा। आखिर उसके बीच डिफरेंस क्या है उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है क्या? एक होती है विल, एक होती है शैल। क्लियर? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस में वो 3 ही होती है। एक होता है बी, एक होता है डू, एक होता है हैव। क्लियर? प्राइमरी जो वर्ब होती है, प्राइमरी वर्ब जो टेंस की देखा जाए तो एक होती है बी, एक होती है डू, एक होती है हैव। 3 ही प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। क्लियर? तो उसमें हमने बताया था पिछली क्लास में बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। 8 हो गया। क्लियर? डू के कितने होते हैं? 5 पैटर्न होते हैं, पैटर्न। क्लियर? एक होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। और हैव के क्या होते हैं? हैव के भी 5 पैटर्न होते हैं, हैव, हैड, हैविंग, हैज। क्लियर? तो इसमें से देखा जाए तो विल शैल कहीं नहीं आया है। इस प्राइमरी वर्ब के अकॉर्डिंग देखा जाए यही प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं टेंस में। क्लियर? और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर विल शैल का नाम कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब विल शैल कहाँ से आ गया? तो फ्यूचर टेंस इसीलिए कहा जाता है फ्यूचर टेंस क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता है।
क्लियर, टेंस में, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्लियर, जो हमें अपकमिंग जो है प्रोफेसी के बारे में, जैसे भविष्य की बातें होगी उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। क्लियर, तो फ्यूचर टेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये हमेशा पॉसिबिलिटी को दिखाता है, प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, सस्पेंशन को दिखाता है। यदि मैं बोलूँगा कि मैं मार्केट जाऊँगा, मैं शाम को मार्केट जाऊँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शाम को मार्केट जाऊँगा ही, हो सकता है मेरा मूड चेंज हो जाए, हो सकता है दोपहर को मेरा मूड चेंज हो जाए तो मैं मार्केट ना जाऊँ। क्लियर, तो इसका मतलब होता है हमारे जो मूड को एक्सप्रेस करता है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। क्लियर, उसको ही बोला जाता है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है एक्सप्रेस ऑफ मूड, और इसमें जो विल सेल होता है वो एक मॉडल की तरह यूज होता है। क्लियर, इसको फिर से मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर नाम का टेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कन्वे करता है पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, सस्पेंशन को, इसमें कोई कन्फर्मिटी नहीं होती है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है कि ये ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसे हम फ्यूचर टेंस नहीं मानते हैं। दूसरी बात क्या होती है, देखो प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि जो एक्शन होता है फिक्स्ड होता है, जैसे हम डेली जो रूटीन करते हैं, जो डेली करते हैं, जो डेली हैबिट में है, तो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है। क्लियर, तो उसमें क्या होता है, एक्शन स्टार्ट रहता है, एक्शन स्टार्ट रहता है, या तो हम डेली करते होगा ही होगा। क्लियर, उसमें कन्फर्मिटी है, क्लियरिटी है। पास्ट टेंस में क्या था, काम हुआ था तभी तो खत्म हुआ था, तभी तो चल रहा था, तभी तो हुआ था। क्लियर, तो उसमें भी क्या था, एक्शन जनरेट हुआ था। लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या होता है, एक्शन फिक्स्ड ही नहीं रहता है, एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उसके बारे में कैसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वो वर्क, वो एक्शन इन फ्यूचर में होगा। क्लियर, दूसरी बात हुई। पहली बात क्या हुई, इट कन्वेज पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, सस्पेंशंस। क्लियर, दूसरे क्या होता है, फ्यूचर टेंस में जो होता है एक्शन क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, एक्शन इज नॉट फिक्स्ड इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्लियर। तीसरी बात होती है, इसमें मॉडल वर्ब्स यूज होती हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब होती है जो विल और शैल होती है, और मॉडल का मतलब ही होता है अपने मूड को एक्सप्रेस करना। क्लियर, इस तरह से तीन बातों से हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, क्योंकि उसमें कन्फर्मिटी नहीं रहती। जिसमें कन्फर्मिटी नहीं रहती वो टाइम में कैसे आ सकता है। क्लियर, वो तो प्रोफेसी में आएगा। क्लियर, तो फ्यूचर टेंस की बात ये हुई कि ये क्या करता है, ये कन्वे करता है, किसको कन्वे करता है, पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, सस्पेंशन को, कन्फर्मिटी नहीं होती है। दूसरी बात इसमें क्या हुई कि ये जो टेंस होता है उसमें कोई फिक्स नहीं होता है वर्क। ठीक है, हम यदि कोई स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट जो देते हैं वो नहीं हो सकता है कि वो कंप्लीट ही होगा। क्लियर, वो हमारे मूड पर डिपेंड करता है। क्लियर, फिर तीसरा मैंने बताया इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वी डू हैव के अलावा यूज होती हैं, मतलब मॉडल वर्ब यूज होती हैं। मॉडल का मतलब होता है कि जो हमारे एक्सप्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं उसे यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बता सकते हैं फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। अब देखा जाए तो एक बात है कि कभी कभी विल भी यूज कर देते हैं, कभी कभी शैल भी यूज कर देते हैं, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको हम आज क्लैरिफाई करेंगे। क्लियर, तो कभी कभी ये भी लिखा रहता है वी विल ओवरकम, वी विल ओवरकम, ओवरकम। क्लियर, इसका मतलब हुआ हम होंगे कामयाब, वी विल ओवरकम समडे, हम एक दिन कामयाब होंगे। फिर कभी कभी ये भी लिख दिया जाता है कि वी शैल ओवरकम समडे, हम एक दिन कामयाब होंगे। जो पैट्रियोटिक एक सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब एक दिन, उसकी जो इंग्लिश होती है वी शैल ओवरकम समडे, ऐसा होता है, तो इसमें शैल यूज हुआ है। तो इसका मतलब होगा हम होंगे कामयाब, इसका मतलब हमने जो कामयाबी के लिए जो रास्ता अपना है उसमें चलना भी स्टार्ट नहीं किया है। जो हमने कामयाबी का एक रास्ता हमने देखा है, सपने देखे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमने काम करना स्टार्ट नहीं किया है। हो सकता है कि हम लास्ट में जाकर सक्सेसफुल ना हों, क्लियर, फेल भी हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर शैल यूज किया है। फिर कभी कभी ये भी बोला जाता है वी विल ओवरकम समडे, हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है उसमें क्या है कि क्लियरिटी बता रहा है, कन्फर्मिटी बता रहा है कि हम उसमें कामयाब हो ही जाएंगे, तो उसी को आज समझना है। क्लियर, तो विल शैल में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, माइनर सा छोटा सा डिफरेंस होता है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और विल शैल जो होता है क्या होता है, विल शैल के बाद हमेशा जो वर्ब आती है, क्योंकि ये मॉडल है, डू डज डिड भी मॉडल की तरह यूज होता है, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब में। इस तरह विल शैल जो होता है इसके बाद भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं विल शैल के बारे में। विल शैल, विल शैल का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है। क्लियर, तो सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करें विल शैल, तो इसकी दो कैटेगरी हमने डिवाइड किया है। हमने इसकी दो कैटेगरी डिवाइड किया है। एक होता है क्या, एक होता है नॉट फिक्स्ड,
एक होता है, हमने इसको लिखा है नॉट फिक्स्ड में, नॉट फिक्स्ड, एक हमने इसको लिखा है फिक्स्ड में। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ, इस एक में एक्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसमें होगा ही होगा। एक में क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। क्लियर? तो नॉट फिक्स्ड में क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। नॉट फिक्स्ड में क्या होता है कि जब हम आई और वी की बात करेंगे, जब हम आई और वी की बात करेंगे, जब हम आई और वी की बात करेंगे, आई वी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। जब हम आई वी की बात करेंगे तो इसके साथ हम यूज करते हैं क्या, शैल। इसके साथ हम यूज करते हैं शैल। जब कोई भी एक्शन फिक्स्ड ना हो। क्लियर? मैं बोलूँगा आई विल हेल्प यू, या मैं बोल सकता हूँ आई शैल हेल्प यू। क्लियर? तो यदि नॉट फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है, तो मैं वहाँ पर आई शैल हेल्प यू बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ना करूँ, आई शैल हेल्प यू बोल रहा हूँ। यदि मैं इसी सेंटेंस को बोल दूंगा आई विल हेल्प यू, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी 100% मदद करूँगा। क्लियर? तो आई वी के साथ लगता है शैल, और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ लगता है क्या, विल। उनके साथ लगता है विल। जब अदर सब्जेक्ट की बात होगी वो फिक्स्ड नहीं होंगे, तो वहाँ पर लगेगा क्या, विल होगा। क्लियर? मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, फिक्स्ड की बाद में हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो देखो, सबसे पहले बात की, विल सेल दो कैटेगरी डिवाइड है, एक होता है नॉट फिक्स्ड, एक होता है फिक्स्ड। मैं नॉट फिक्स्ड की बात कर रहा हूँ, जिसमें मतलब होता है किसी प्रकार की कन्फर्मिटी ना हो, क्लियरिटी ना हो। तो नॉट फिक्स्ड में हम बात कर रहे हैं आई वी के साथ यूज होता है शैल हेल्पिंग वर्ब, और अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है विल। क्लियर? जैसे मैं बोलूँगा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। इसका मतलब हुआ कि नॉट फिक्स्ड है। नॉट फिक्स्ड का मतलब होता है इसमें मैं तुम्हारी मदद कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। क्लियर? जैसे एक बोला जाता सेंटेंस, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसमें कोई कन्फर्मिटी नहीं है। जब कोई कन्फर्मिटी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है मे, इसलिए यहाँ पर मे यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर मे यूज हुआ है, कन्फर्मिटी नहीं है। इसी तरह फ्यूचर में होता है, कोई प्रकार की कन्फर्मिटी नहीं रहती है। क्लियर? तो आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू का मतलब हुआ मैं तुम्हारी मदद कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। क्लियर? और इसी के जगह पर यदि मैं लिख देता क्या, कि जैसे अदर सब्जेक्ट की बात है, रीना विल गो देयर, रीना विल गो देयर। इसका मतलब हुआ रीना क्या है, आई वी तो है नहीं, रीना क्या है, अदर सब्जेक्ट में आती है। अदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, अदर सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल। अदर सब्जेक्ट मतलब ही सी इट नेम दे यू, और क्लियर, वो अदर सब्जेक्ट में आ जाएंगे, तो उसके साथ विल यूज होता है। नॉट फिक्स्ड की बात करेगा तो यहाँ पर ये अदर सब्जेक्ट में है, आई भी नहीं है, तो इसलिए रीना विल गो देयर, रीना वहाँ जाएगी, तो इसमें कोई कन्फर्मिटी नहीं है। ये नॉट फिक्स्ड की बात कर रहा है। क्लियर? नॉट फिक्स्ड की बात कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसके थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि इसकी जो नॉट फिक्स्ड की बात होती है, नॉट फिक्स्ड की बात होती है, इसकी दो कैटेगरी हमने डिवाइड की है। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो क्या होता है, इंटेंशन या ओपिनियन की बात जब होगी। जब हम किसी इंटेंशन या ओपिनियन की बात करेंगे, जब हम किसी इंटेंशन या ओपिनियन की, ओपिनियन इट्स नॉट ओपिनियन, ओपिनियन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है वहाँ पर हमारा क्या है, इंटेंशन है, हमारा ओपिनियन है। हो सकता है गलत भी हो सकता है हमारा उसमें फुलफिल ना करें हम। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये काम होता है, नॉट फिक्स्ड की तरह काम होता है, नॉट फिक्स्ड वहाँ पर कन्वे करता है। क्लियर? इंटेंशन ओपिनियन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आई शैल हेल्प यू, या बोल सकते हैं वी शैल ओवर कम। ये दो एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? तो ये इंटेंशन या ओपिनियन है, हमारा इंटेंशन है कि हम कामयाब होंगे। दूसरी तरह से बात होती है फ्यूचर एक्शन की। जब बात करेंगे फ्यूचर एक्शन कि भविष्य में क्या हम काम करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है मैं बोलूँ कि मैं इन फ्यूचर में क्या करूँगा कि मैं एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा।
हो सकता है कि मेरा मूड चेंज हो जाए, मैं एसएससी की प्रिपरेशन करने लगूँ, हो सकता है मेरा मूड चेंज हो जाए तो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करने लगूँ, हो सकता है मैं कुछ भी ना करूँ, मैं बिजनेस में आ जाऊँ। क्लियर? तो हमारा क्या फ्यूचर एक्शन को जो डिनोट करते हैं तो यही नॉट फिक्स्ड की तरह वर्क करता है। मतलब आई वी के साथ क्या होता है, शैल लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ लगता है विल। जैसे मैं बोलूँगा माई फ्रेंड, एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो। मेरा फ्रेंड कल आएगा, फ्यूचर एक्शन है, हो सकता है ना आए, हो सकता है ना आए। क्लियर? तो ये फ्यूचर एक्शन माय फ्रेंड क्या अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है जब फिक्स्ड नहीं होता है वर्क, जब फिक्स्ड नहीं होता, कन्फर्मिटी हो जाएगी तो यहाँ पर शैल यूज कर देंगे। क्लियर? और जब कन्फर्मिटी नहीं है तब यहाँ पर विल यूज करेंगे। इतना क्लियर है सबको? चलते हैं आगे। विल सेल में एक कैटेगरी हमारी हो गई फिक्स्ड, दूसरी नॉट फिक्स्ड। अब दूसरी कैटेगरी है फिक्स्ड की, दूसरी कैटेगरी है फिक्स्ड की। इसका मतलब होता है जिसमें कन्फर्मिटी रहती है। क्लियर? कन्फर्मिटी रहती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, जिससे हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट को हमें एकम्प्लिश करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर? तो जैसे हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रॉमिस, प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए क्या होता है, प्रॉमिस के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करता हूँ। फिक्स्ड में क्या होता है कि आई वी के साथ यूज होता है क्या फिक्स्ड में, विल, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है क्या, शैल। अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है शैल। अभी मैंने बताया आई वी के साथ यूज होता है शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है विल। नॉट फिक्स्ड में, फिक्स्ड में क्या होता है, उसी का उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ यूज होता है विल और अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है क्या, शैल यूज होता है जब वर्क फिक्स्ड में हो। और फिक्स्ड में कैसा होता है, जब हम किसी से प्रॉमिस करेंगे, जब हम किसी से प्रॉमिस करेंगे, जब हम किसी से प्रॉमिस करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था इंटेंशन या ओपिनियन की। जब इंटेंशन ओपिनियन की बात कर रहे थे तो हमारा वर्ग क्या था, फिक्स्ड नहीं था, नॉट फिक्स्ड था, नॉट फिक्स्ड था। तो वहाँ पर हमने बोला था आई शैल हेल्प यू। क्लियर? वहाँ पर इंटेंशन थी हमारी, ओपिनियन था। अब वही प्रॉमिस की बात जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू हो जाएगा। यहाँ पर विल का मतलब आई के साथ विल लग गया, इसका मतलब कन्फर्मिटी है। क्लियर? जैसे मैंने वहाँ पर लिया था ओपिनियन के लिए वी शैल ओवरकम समडे, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं वी विल ओवरकम। क्लियर? हम होंगे कामयाब। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस की बात कर रहा है। तो प्रॉमिस की जब बात करेंगे तो यहाँ पर यूज है आई वी के साथ यूज होता है विल, अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है शैल। जैसे मैं एक एग्जांपल वहाँ पर लिया था फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड कि माय फ्रेंड विल कम टुमारो, तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड शैल कम हेयर टुमारो। क्लियर? मेरा फ्रेंड कल यहाँ आएगा। क्लियर? तो वहाँ पर हमने यूज किया था विल का मतलब होता है अदर सब्जेक्ट से, विल का मतलब होता है कन्फर्मिटी नहीं है। यहाँ पर शैल यूज हो गया, मतलब वो आएगा ही, श्योर है। क्लियर? तो एक हमारा हो गया प्रॉमिस। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट की जब बात करेंगे तो प्रॉमिस के बाद क्या आती है, डिटर्मिनेशन। एक दूसरा टॉपिक दूसरा है इसका पैरामीटर, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एक्सट्रीमली वांट टू डू समथिंग। किसी चीज़ को हम बड़े ही एक्सट्रीम तरीके से, बहुत ही
शिद्दत से जब किसी चीज़ को चाहते हैं, करना चाहते हैं, वहाँ पर डिटर्मिनेशन का मतलब होता है। डिटर्मिनेशन भी एक होता है, फिक्स्ड होता है। जब हम किसी चीज़ को डिटर्मिनेट कर लेते हैं इसका मतलब हम वो काम करेंगे ही करेंगे। क्लियर? तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, वही मैंने बताया, आई वी के साथ यूज होता है विल और अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है शैल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे मैं लूँगा कि वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। क्लियर? वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। इसका मतलब हुआ कि जब हम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे इसका मतलब वो तो वर्ब फिक्स्ड होगा। जब फिक्स्ड होगा तो आई वी के साथ विल लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी के साथ यूज करना सही रहेगा, विल, सेल नहीं होगा। क्लियर? वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। यदि मैं इसी को वी शैल क्वालिफाई द एग्जाम बोल दूंगा तो इसका मतलब होता है हमारा इंटेंशन बता रहा है, हमारा ओपिनियन बता रहा है। क्लियर? फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है, नॉट फिक्स्ड की वर्ब की बात कर रहा है। क्लियर? ये होता है। तीसरा क्या होता है, जब किसी को आप धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग होता है, थ्रेटनिंग एक्शन होता है ना। क्या होता है जब आप किसी को धमकी देते हैं, धमकी भी क्या होता है, फिक्स्ड होती है। क्लियर? धमकी भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। धमकी, इसको हम धमकी बोलते हैं हिंदी में, थ्रेटनिंग को। क्लियर? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, द अथॉरिटीज will shall the authorities will shall punish for wrong deed। यहाँ पर धमकी की बात कर, थ्रेटनिंग की बात कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए। तो मैंने इस पहले बताया था जब वोकैब पढ़ा रहा था, इसको रॉन्ग नहीं पढ़ाया था, इसको रोंग पढ़ा था, रोंग। क्लियर? डब्लू जहाँ पर आएगा तो हमारा जो मुंह का सर्कल होगा इस टाइप से हो जाएगा, रोंग। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स रोंग। क्लियर? तो क्या होता है, अथॉरिटीज विल शैल पनिश फॉर रोंग डीड। तो इसका मतलब हुआ कि अथॉरिटीज क्या है, अदर सब्जेक्ट है। जब अदर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, आई वी के साथ विल यूज होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, शैल यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल नहीं यूज होगा, शैल यूज होगा। क्लियर? यहाँ पर अदर सब्जेक्ट की बात कर रहा है, फिक्स्ड की बात कर रहा है। एक फोर्थ नंबर फिक्स्ड की बात कर लेता हूँ। जब कभी भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात होगी, जब कभी भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात होगी तो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया यदि बोले कि एग्जाम नहीं होगा, फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होगा, उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ दिन बाद ये बोल दें कि नहीं एग्जाम किया जाएगा, 1-2 दिन पहले। ऐसा नहीं होता है। ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शन एक बार यदि आ गया तो वो फिर क्या होता है, चेंजेस नहीं होते हैं उसमें। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये बोल दिया जाए कि स्टूडेंट को अपने साथ मोबाइल फ़ोन नहीं ले आना है एग्जाम में। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में क्या लाएं, मोबाइल फ़ोन लेते आएँ, ऐसा नहीं हो सकता है, इलीगल हो जाएगा। तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन भी किस में आता है, फिक्स्ड में आता है। तो इसको दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, आई वी के साथ विल यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट विल शैल नॉट ब्रिंग यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, स्टूडेंट स्टूडेंट्स विल शैल नॉट ब्रिंग हिज हर देयर इट्स मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब इसमें क्या करेक्शन हो सकता है,
क्लियर। हम इस सब्जेक्ट को अभी देखते हैं, स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है या स्टूडेंट लिखा है, छोड़ देते हैं। ये हमारा आ गया अदर सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट में आ गया तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। तो यूज कर नहीं सकते विल, क्योंकि क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आई वी के साथ क्या यूज होता है, विल यूज होता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ शैल यूज होता है। क्लियर है, मतलब हमारी यहाँ पर बात सही हो गई। ठीक है, स्टूडेंट शैल नॉट ब्रिंग हिज हर देयर इट्स। जब मैं नाउन पढ़ा रहा था उसमें बताया था जब कभी भी कॉमन नाउन की बात होगी, कॉमन नाउन की बात होगी तो उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है, ये वहाँ पर सस्पेंशन है कि वो लड़का है कि लड़की, तो क्लियर। तो वहाँ पर जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो मैस्कुलिन की दी जाती है लिविंग थिंग्स में। इसके बाद दी जाती है किसकी, नॉन लिविंग थिंग्स में इट की दी जाती है। इसके बाद दी जाती है फेमिनिन की। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टूडेंट अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन है, इस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इस स्टूडेंट की कॉमन नाउन है, तो यहाँ सबसे पहले यूज होना चाहिए क्या होने, ये तो प्लूरल में आ गया, इस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या यूज होना चाहिए, सबसे पहले मैस्कुलिन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यूज हो जाएगा। इस स्टूडेंट की बात करूँगा तो स्टूडेंट शैल नॉट ब्रिंग हिज मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऐसी चीज़ को लिख देगा, स्टूडेंट को हटा देगा, केवल स्टूडेंट्स लिख देगा, तो स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया। जब प्लूरल आ गया तो यहाँ पर यूज करेंगे क्या, देयर का यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर। हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे होता कैसा है। ये थी हमारी विल और शैल के बारे में डिस्कशन। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं इसको कि जो विल सेल होता है, विल सेल में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि हम उसको दो कैटेगरी में रखते हैं, एक फिक्स्ड में रखते हैं, एक नॉट फिक्स्ड में रखते हैं। जब नॉट फिक्स्ड में रखेंगे तो आई वी के साथ क्या यूज होता है, शेल यूज होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है। नॉट फिक्स्ड में हम क्या बात करते हैं, इंटेंशन, वेयर वी टॉक अबाउट इंटेंशन, ओपिनियन एंड फ्यूचर एक्शन। क्लियर। नॉट फिक्स्ड में, अब फिक्स्ड में क्या होता है, हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, प्रॉमिस के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, थ्रेटनिंग एक्शन के बारे में एंड ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आई वी के साथ विल यूज हो जाता है एंड अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो जाता है, शेल यूज हो जाता है। ये था विल सेल में माइनर सा डिफरेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आगे की होती है उसमें क्या होता है, मैंने इस सेंटेंस बता दिया था उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल शैल होती है, विल और शैल होती है इंडेफिनिट की। क्लियर। और इसके बाद जो वर्ब होती है हमेशा क्या किस फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। दूसरी बात होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें भी विल सेल यूज होती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि वो काम गोइंग ऑन कंडीशन में है। इसका मतलब होता है किसी भी वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। वर्ब में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। और फ्यूचर की जो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल होती है और शैल होती है, विल होती है और शैल होती है। क्लियर। विल शैल के बाद हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आया, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, यहाँ पर होगी समस्या। तो क्या होता है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें बी फॉर्म यूज करना पड़ता है। मैंने बताया था बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, एक होता है बीइंग। क्लियर। तो इसमें से इस वर्ड को छोड़ दिया जाए, इस वर्ड को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे वर्ड्स के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इज, एम, आर तो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ तो ये इसकी कहानी खत्म। वाज वर हमारा यूज हुआ था पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी भी कहानी खत्म। अब बचा एक बी, एक बचा बीन, एक बचा बी, एक बचा बीन। मैं फिर से बता रहा हूँ कि विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद क्लियर फर्स्ट फॉर्म आती है और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी ही। क्लियर। तो विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आना चाहिए। अब ऐसा यहाँ पर वर्ड लिखना है जिससे इसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो इसकी जो फॉर्म होती है बी की, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन होती है। क्लियर। क्योंकि प्राइमरी जो वर्ब होती है वो होती है बी, डू, हैव। क्लियर। इसका यूज जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में होता है। इसका यूज होता है इंडेफिनिट में,
इसका यूज होता है इंडेफिनिट, इसका यूज होता है परफेक्ट में, परफेक्ट में। अब जब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो फिर ये भी यूज हो जाता है, ये भी यूज होता है, इसलिए बीन हैव बीन लगा रहता है, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब यहाँ पर बात आ रही है कॉन्टिन्यूअस की, तो विल से इज एम आर होता है किसमें, पास्ट प्रेजेंट टेंस में, वाज वर होता है कॉन्टिन्यूअस में, बचा बीइंग, बीइंग से हमारा कोई नाता नहीं है क्योंकि इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा नहीं। बीन जो होता है, बीन और बी बचा है, तो बी जो होता है, बी की यदि हम तीनों पैटर्न देखें क्या होता है, बी वॉज बीन, बी वॉज बीन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी है, बी ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद आता है बीइंग आता है, तो यहाँ पर ये बीइंग का भी नाश्ता यहाँ पर कट गया है, इसका मतलब यहाँ पर यूज हो जाएगा क्या, बी। क्लियर, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो विल शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस टाइप से होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती विल बी शैल बी। अब यहाँ पर जो वी है, यहाँ पर जो बी है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको बोला जाता है पार्टिकल, इसको बोला जाता है पार्टिकल, इट्स नॉट हेल्पिंग वर्ब। Next, come to the next, future perfect tense। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो हम जानते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, वो दो हैं, विल और शैल। तो हम क्लियर यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल और शैल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब परफेक्ट की बात हो गई, इसका मतलब क्या हो जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल होती है, परफेक्ट लिखा है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, जब यहाँ पर विल शैल लिखा हुआ है, इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बी था तो ये हमारा तो हो गया कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन, डू था वो हमारा हो गया इंडेफिनिट का, बचा हैव हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो पैटर्न होते हैं मैं इसको लिख देता हूँ। एक होता है हैव फर्स्ट फॉर्म, फिर हैड, फिर हैड, हैविंग, फिर होता है हैज। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल, सिंगुलर, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, तो यहाँ से देखा जाए तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, तो इसके साथ क्या यूज हो जाता है यहाँ पर, हैव, ये है पार्टिकल। क्लियर, ऐसा नहीं है कि विल के बाद विल शैल हैव लगता है, क्यों लगता है बोलो, तारा। क्लियर, ऐसा नहीं होता है। तो इसके साथ हो जाएगा थर्ड। अब हैव लग गया तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि हम उसमें लगाते हैं परफेक्ट में, आई हैव डन। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम यहाँ पर इसलिए इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब हम पढ़ेंगे वॉइस, जब हम वॉइसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि इसके साथ ये क्यों हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस क्यों नहीं बनता, इसके पास किसी के पास रीजन ही नहीं रहता है। क्लियर, तो वहाँ पर हम उसको रीजन भी बताएंगे कि यहाँ से यदि समझे रहेंगे तो वहाँ पर हमें क्लियरिटी रहेगी, किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होगी। क्लियर, अब देखो यहाँ फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है क्या, विल और शैल होती है। क्लियर, अब यहाँ पर लिखा है परफेक्ट, यहाँ पर लिखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो हमारा कोई मतलब नहीं, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा। परफेक्ट लिखा है मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। क्लियर, अब यहाँ पर क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कैसे होगा। हम यहाँ पर तो लिख लिए विल शैल तो हमारा है यहाँ पर, क्लियर है। क्लियर, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगा है, तो कैसे इसको क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई कैसे करेंगे, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो यहाँ पर ऐसा वर्ड हम यूज करें कि वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाए।
क्लियर। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आएगा, इसके पहले हमने देखा था यहाँ पर लगाया था क्या, हैव लगाया था, चुपचाप हैव लगा दो, हैव लगाया तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिख लिया, अब यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। अब ऐसा यहाँ पर सिस्टम बनाना है, ऐसा हमें वर्ड लिखना है कि इसको सेटिस्फाई कर जाए, आईएनजी फॉर्म आ जाए। क्लियर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, बीन। जब बीन लिख देंगे तो बिल के हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बी वॉज बीन, ठीक। और बी फॉर्म के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है एक्सेप्ट ऑफ बीइंग, अब बीन हो गया तो इसकी जो हो गई हेल्पिंग वो क्या हो जाएगी, बिल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। इसके बाद होता है लास्ट में क्या होता है, सिंस क्या होता है, इसमें मुझे उसको भी बता देता हूँ कि लास्ट में क्या होता है, टाइम वर्ड भी यूज होता है। क्लियर। विल हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से बन गई। अब चलते हैं आगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंस और फॉर के बारे में। सिंस फॉर का यूज कैसे होता है, याद रखना कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस नाम का टेंस होता है, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। मैंने उसको क्लैरिफाई अभी किया है। क्लियर। उसका कोई रूल नहीं होता है। दूसरी बात, सिंस फॉर का जो यूज होता है हमने प्रेजेंट एंड पास्ट में टेंस में बताया, उसको अच्छे से बताया। अब फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पर एक ही वर्ब यूज होती है हेल्पिंग वर्ब की तरह, विल शैल होती है, दो। क्लियर। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसके जो टाइम वर्ड होते हैं सिंस, वहाँ पर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारी बुक देखते हैं ABC ग्रामर वगैरह में, संजय सीरीज में, उसमें क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस का यूज करा देता है, वहाँ पर वो गलत होता है। क्लियर। तो सिंस जो होता है, सिंस को याद रखना, सिंस की जगह पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम का यूज होता है। किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। सिंस जो वर्ड है, सिंस जो वर्ड है या तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में यूज होता है। सिंस जो होता है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। क्लियर। और जो फॉरवर्ड है वो प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, पास्ट टेंस में भी यूज होता है, फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है। अब आपको ये क्वेश्चन उठेगा कि सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए। क्लियर। तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में बस यूज होता है। फ्यूचर में क्या यूज होता है, तो फ्यूचर में इसको रिप्लेस करने के लिए एक वर्ड होता है, वो होता है क्या, फ्रॉम। वो होता है फ्रॉम, वहाँ पर यूज होता है फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी यूज होता है, फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है। क्लियर। तो इससे समझ में ये आया कि फ्रॉम जो होता है सिंस को रिप्लेस कर सकता है। जहाँ पर हमने सिंस यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग एट डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंस 2017। क्लियर। तो हम यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग एट डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम 2017। क्लियर। ऐसा होता है। तो फ्रॉम का यूज क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में भी होता है, पास्ट टेंस में भी होता है, फ्यूचर टेंस में भी होता है। सिंस का यूज केवल प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। क्लियर। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आई विल हैव बीन टीचिंग एट डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंस 2021, ऐसा नहीं यूज कर सकता क्योंकि अभी कोई काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, होगा इन फ्यूचर में, तो वहाँ पर सिंस यूज नहीं होगा, वहाँ पर यूज होगा फ्रॉम। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस जो होता है, सिंस प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के साथ बस यूज होता है, वो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। क्लियर। और भी कुछ सारे केसेस है, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सिंस का यूज क्या होता है, एज ए कंजंक्शन भी यूज होता है। कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है, आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, ऐसा बोला जाता है ना, या इस तरह बिकॉज की जगह पर हम यूज कर सकते हैं कि सिंस, ऐसे कि जैसे मैं बोलूँगा सी couldn't come because she was ill। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमने बिकॉज यूज किया है, एज ए कंजंक्शन यूज किया है, तो वहाँ पर हम सिंस भी यूज कर सकते हैं।
सिंस भी यूज कर सकते हैं। सिंस का यूज क्या होता है, एज ए कंजंक्शन भी होता है, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम एडवांस में पढ़ेंगे। क्लियर। तो सिंस का यूज होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में केवल, और फॉर का यूज तीनों में होता है, और जो फ्रॉम होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में यूज होता है। अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप उसको क्लियर करिए, जचाने की कोशिश करिएगा कहाँ पर क्या लगेगा सिंस फॉर्म में। सिंस फॉर फ्रॉम। हमने यहाँ पर 6 फ्रेज टाइप का दिया है, उसमें आप यूज करेंगे कहाँ पर सिंस यूज होगा, कहाँ पर फॉर यूज होगा। क्लियर। प्लीज टेक योर टाइम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहला देखें, लास्ट वीक लिखा है। लास्ट वीक, यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं दिया है। जब ड्यूरेशन नहीं दिया है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही लेते हैं क्या क्या यूज यहाँ पर है। सिंस फॉर फ्रॉम, यहाँ पर क्या दिया है कि लास्ट वीक दिया हो, लास्ट वीक की बात कर रहा है, मतलब इसमें क्या ड्यूरेशन नहीं दिया है। जब ड्यूरेशन नहीं दिया है तो फॉर यूज करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, फॉर यूज करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, या तो हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंस, या तो यूज करेंगे यहाँ पर फ्रॉम। दोनों सही है, दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। क्लियर। अब मैं बात करता है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में यहाँ पर यदि लिख दूंगा सिंस फॉर फ्रॉम। हम नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक की बात करें जो अभी तक आया नहीं है। आया नहीं है तो मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक कोई ड्यूरेशन नहीं दिया। जब ड्यूरेशन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर फॉर यूज होगा नहीं, फ्रॉड से कोई संबंध नहीं। और नेक्स्ट वीक फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सिंस भी यूज नहीं होगा, सिंस नहीं यूज होता, वहाँ पर यूज होगा क्या, फ्रॉम। क्लियर। क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, कमिंग वीक की बात कर रहा है, कमिंग वीक की बात कर रहा है, आने वाला सप्ताह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन नहीं दिया मतलब फॉर यूज नहीं होगा। आने वाला समय की बात कर रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होगा, वहाँ पर तो सिंस यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंस यूज नहीं कर सकते, इसलिए फ्रॉम यूज हो जाएगा। पास्ट वीक, पास्ट वीक की बात आ गई। जब पास्ट वीक की बात कही, जो समय बीत चुका है, वहाँ पर ड्यूरेशन नहीं दिया मतलब फॉर यूज होगा नहीं। क्लियर। कैलकुलेटेड टाइम तो है नहीं। दूसरी बात है सिंस फ्रॉम में हम कोई भी यूज कर सकते हैं, कि दोनों यूज हो सकते हैं। सिंस का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट में, फ्रॉम का यूज तीनों में कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम जो होता है सिंस को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सिंस फ्रॉम को रिप्लेस नहीं करता है। ही लेफ्ट द विलेज, यहाँ पे यदि 3 ऑप्शन दिए हैं, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, 3 ऑप्शन दिए हैं, तो ही लेफ्ट द विलेज, फॉर तो होगा नहीं, कैलकुलेटेड टाइम नहीं है। क्लियर। अनस्पेसिफिक टाइम, उसके बारे में, ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है। सिंस का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। हिज इंसेप्शन, हिज इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है, इंसेप्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। इंसेप्शन का मतलब होता है या तो किसी बिगिनिंग से होगा, या तो इसको बोलते हैं वर्थ, जन्म से होता है, किसी भी चीज़ की बिगिनिंग या वर्थ से होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हिज इंसेप्शन स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे यदि हम सिंस बात कर देंगे, सिंस फॉर फ्रॉम, तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा, फॉर तो यूज होगा नहीं, सिंस फ्रॉम दोनों यूज कर सकते हैं। क्लियर। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप उसको फिर से जचाने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिंस का यूज फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर हम यूज करते हैं फ्रॉम का। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है सिंस को, पर सिंस फ्रॉम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्लियर। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, उसको आप जचाने की कोशिश करिएगा।
मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आप उस पर जचाने की कोशिश करिएगा क्या सही है क्या गलत, कहाँ पर क्या सुटेबल वर्ड यूज होगा। क्लियर, प्लीज टेक योर टाइम। पहला सेंटेंस लिखा है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस फ्रॉम 2017। वो यहाँ पर 2017 से काम कर रहा है, वो यहाँ पर 2017 से काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ही के साथ हैज़ बीन वर्किंग हियर सब सही लिखा है, सिंस फ्रॉम 2017 दिया है, मतलब यहाँ पर क्या स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा है, कैलकुलेटेड टाइम के बारे में नहीं बता रहा, तो यहाँ पर सिंस का यूज करना सही होगा, फ्रॉम भी कर सकते हैं लेकिन फॉर का यूज नहीं होगा। क्लियर। दूसरा, he had been working here since from 2018। had been अपने आप में सही लिखा है, working here सब सही है, since 2018 दिया है, मतलब ये स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पर for का यूज करना गलत होगा, since for दोनों हो सकता है सही। तीसरा सेंटेंस, he will have been working here since from 2021। यहाँ पर दे रहा है कि वो इतने दिन से काम कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विल हैव बीन फ्यूचर की बात करें, जब फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहाँ पर सिंस का यूज करना हमारे लिए तकाजे में ना होगा। क्लियर, अटर नॉनसेंस होगा। क्लियर। तो ही विल हैव बीन वर्किंग हियर, सिंस का यूज नहीं होगा। 2021 बात कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो वहाँ पर फॉर भी यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा किसका, फ्रॉम का। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2021। नेक्स्ट लिखा है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस फ्रॉम 2016 टू 2018। तो इसको ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में लिखा है कि वो इतने दिन से काम कर रहा था, मतलब 2016 से 2018 के बीच। क्लियर। तो अभी देखा जाए तो अभी समय चल रहा है क्या, 2020, अभी चल रहा है 2020। इसका मतलब वो 2016 से 2008 के बीच में काम कर रहा था, 2018 जा चुका है, इसका मतलब जो काम कर रहा था वो कंप्लीट हो चुका होगा। वो काम जब कंप्लीट हो चुका होगा तो यहाँ पर हैज़ बीन कहने का मतलब तो है नहीं कि भाई वो काम कर चल रहा है, तो यहाँ पर बीन नहीं लगेगा, ही हैज़ बीन नहीं लगेगा, यहाँ पर यूज होगा क्या, मैंने 2 बार बीन लिख दिया शायद, ही हैज़ बीन, तो यहाँ पर बीन का यूज नहीं होगा, ही हैज़ वॉकिंग का नहीं, ही हैज़ वॉक्ड, he has worked here since from 2016 to 2018। अब since का यूज कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, ये भी यूज नहीं होगा। क्लियर। फॉर का भी यूज नहीं होगा, फ्रॉम हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, इसके बाद सम अप करते हैं इसको। They will have been serving them since from Feb 2021। यहाँ पर देखा जाए तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो सिंस का यूज कहना सही नहीं होगा और फॉर भी यूज नहीं होगा, फ्रॉम यहाँ पर सही हो जाएगा। सो आज की बस यहीं तक हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर, हम सेंटेंस जो है टेंस से रिलेटेड उसको एनालिसिस करेंगे, कब कहाँ कैसे यूज होता है। क्लियर। और आज के लिए बस इतना ही, आप इसको पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मस्त रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।